Hello students, today we will start our another book that is Indian Economy Development. बेसिकली इस बुक का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को फैमिलराइज करवाया जाए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितने फेजेस से होकर निकली है. जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ये इस चैप्टर में हम प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे. प्री कॉलोनियल पीरियड कौन सा था? वो पीरियड जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. देन जब ब्रिटिश रूल आया उस ड्यूरेशन में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हुई, और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी. आगे चल के ये तीनों फेजेस के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, बट इसमें हम प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में बात करेंगे. ओके, सो आपको पता है ब्रिटिश रूल कैसे स्टार्ट हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी सुना होगा आप लोगों ने, हिस्ट्री तो पढ़ी है सबने, है ना. तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा गया था, और उसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो गया. ब्रिटिश एम्पायर का जो ब्रिटिश रूल है उसका मेन पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस ये था कि इंडियन इकोनॉमी को फीडर के तौर पर यूज़ किया जाए ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए, ठीक है, ताकि ब्रिटिश इकोनॉमी डेवलप हो सके. अब इंडियन इकोनॉमी को फीडर क्यों माना गया? वो इसलिए क्योंकि हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इतनी सूटेबल थी कि आज भी है कि हर तरीके के क्रॉप्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर हो जाती हैं. तो हमारे यहाँ से एज अ रॉ मटेरियल उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था, हमारे रिसोर्सेज को, और वो अपनी इंडस्ट्रीज़ में फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे. इज इट 200 ईयर्स तक जो है ब्रिटिश रूलर्स ने हमारे ऊपर रूल किया. ये 200 ईयर्स के पहले हमारे नेशन को, इंडिया को, एक और नाम से जाना जाता था. जानते हैं क्या है? एनी आइडिया? हमारे नेशन को सोने की चिड़िया बोला जाता था. क्यों बोला जाता था? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी थी, हम सेल्फ रिलायंट थे, हम सेटिस्फाइड थे. इज इट? इसका मतलब समझते हैं? सेल्फ रिलायंट मतलब हम आत्मनिर्भर थे, हमें किसी भी चीज़ की दूसरे की ज़रूरत नहीं थी, हम अपना ही प्रोडक्शन करते थे और कंज्यूम भी करते थे. ठीक है. इसका सबसे मेन रीज़न क्या था कि उस ड्यूरेशन में हमारी नीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं थे हमारे. सो क्या होता था, 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी. ठीक है ना. आप लोग को पता ही है हमारा नेशन एग्रीकल्चरल नेशन है, तो हमारी पॉपुलेशन भी डेफिनेटली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे. तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने की वजह से क्या था कि वो उतना प्रोड्यूस करती थी जितना वो कंज्यूम कर सके. और जो 20% लोग थे वो कौन से थे? वो जो आर्टिजन्स होते थे. आर्टिजन्स कौन हो गए? जैसे कि आसपास के गांव में किसी ने आपको चद्दर बना के दे दी, किसी ने कोई मुड्डा बना के दे दिया, किसी ने कोई दरी बना के दे दी, मैट बना के दे दिया, है ना, यूटेंसिल्स बना दिए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जनरली हम सब यूज़ करते हैं. तो उसके अगेंस्ट में वो फार्मर्स क्या क्या करते थे? जो उनका सरप्लस होता था वो उनको दे दिया करते थे. तो वो कितना प्रोड्यूस करते थे? जो वो खुद खा सके, और जिनसे जो एक्सचेंज में जिनको वो दे सकें, जो आसपास उनके ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्शन नहीं करते उनको. ठीक है. अब दो चीज़ें थी कि हमारे यहाँ पर डिज़ायर नहीं थी, डिज़ायर जो नीड थी वो ज़्यादा नहीं था, और सब अपने उसमें ही सेटिस्फाइड थे. अब यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो
बताई गई हैं, दो वर्ड्स का स्पेशली यूज़ किया गया है। एक तो है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट, ठीक है। तो स्टैग्नेंट क्या होता है? ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर ग्रोथ जो है रुक जाती है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है या इतना स्लो हो जाता है जो जो ना के बराबर होता है। दूसरा एक वर्ड और यूज किया गया है, दैट इज द कॉलोनियलिज्म। अब ये क्या है? ये कॉलोनियल पीरियड क्या है? बेसिकली यहाँ पे दो नेशन होते हैं, दो कंट्री होती हैं जिसमें एक रूलर होता है और एक कॉलोनी होती है, ठीक है। तो जो कॉलोनी होती है उसके ऊपर रूलर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, पॉलिटिकली कंट्रोल करता है, और उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इकोनॉमिक जो फैसले होते हैं, इकोनॉमिकली जो भी उसको डिसीजंस लेने होते हैं, वो भी वही रूलर करता है। तो हमारी कंडीशन में क्या था? इंडियंस जो थे वो कॉलोनी थी, और इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स कौन थे? जो ब्रिटिश एम्पायर था वो क्या था? वो रूलर था, ठीक है। इसलिए इसको कॉलोनियल पीरियड भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो है हम जो बात करते हैं वो ये है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। तो ऐसी क्या क्या कंडीशंस थी, ऐसा क्या था कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा लो था, ठीक है। पहले जो थी, हम अभी हमने बात करी कि हमारी इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पेरस थी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट थे, हमें किसी और के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ रिलायंट थे, प्रॉस्पेरस थे, सभी के पास खाने के लिए था, रहने के लिए था, पहनने के लिए था, ठीक है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट उस समय में थी वो सब कुछ उससे कहीं ज़्यादा उन लोगों के पास में था। दूसरा, हमारे जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत हमारी सूटेबल थी। तो हम लोग, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट थी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस था। हमारे यहाँ के जो कपड़े हैं वो बहुत फेमस हुआ करते थे। मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि इतना सॉफ्ट कपड़ा होता था कि वो एक रिंग में से भी आर पार हो जाता था, ठीक है। तो हमारा जो इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब हम सिर्फ हैंडलूम वाली बातें नहीं कर रहे, सब कुछ जितना भी हाथों से बनाने वाली चीज़ें हैं उन सब की बात कर रहे हैं। चाहे वो कारीगर हों, चाहे वो हमारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के डिज़ाइन हों, पर्ल्स की चीज़ें हों, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो आर्किटेक्ट हो, जो भी हाथ से होने वाली चीज़ें हैं वो सब बहुत फेमस था, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, और दुनिया में उसका नाम भी था। सिल्क रूट सुना होगा ना आप लोगों ने, लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते थे वहाँ पर, हमारे यहाँ से मसाले लेके जाते थे और भी बहुत सारा सामान लेके जाते थे, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉस्पेरस थी। अब जब ब्रिटिश रूल आया तो क्या क्या चेंजेस आए? पहला कि ब्रिटिशर ने जो भी काम किए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो। उनका सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि उनकी इकोनॉमी किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को यूज़ करके डेवलप हो। तो
उन्होंने क्या किया, इस तरीके के जो पॉलिसीज़ जो हैं वो क्रिएट करी, बनाई, जो कि हमारे इंडिया को उन्होंने सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, और वो लोग जो हैं वो अपने अपनी इंडस्ट्रीज़ में हमारे ही रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे, और वही प्रोडक्ट्स को इंडिया में लाके दोबारा से सेल करते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर डबल इफ़ेक्ट था इन चीज़ों का। डबल कैसे, एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज मान लो कि हमारे यहाँ से जो वुड है वो 500 रुपीज़ पर टन के हिसाब से गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल वुड को 500 टन्स के हिसाब से लेकर गए। अब वहाँ पे इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स लेकर गए, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने उसको काटा पीटा और बढ़िया फर्नीचर, मतलब सपोज कर लो कि 10 बेड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर दिए, और वो 10 बेड्स को वो यहाँ पर लेकर आए, और उन बेड्स को उन्होंने पर बेड जो है 5000 का पड़ा, तो यहाँ पे वो बेड्स लाके उन्होंने 5000 के बेड्स को सोल्ड कर दिया। तो हमारे यहाँ से तो 500 गए, मतलब जो हमें मिला वो 500 टन के हिसाब से मिला, और वहाँ पे उन्होंने 50,000 अर्न कर लिए हमारा ही रॉ मटेरियल यूज़ करके। ठीक है, तो मतलब हमें मिल तो कम रहा है लेकिन हमसे ज़्यादा रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर डबल इफेक्ट था इन चीज़ों का, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी सेट कर दी कि हमें दोनों तरफ से, हम एज ए सप्लायर भी और एज ए कंज्यूमर भी, दोनों तरफ से हमारा नुकसान था। इज इट। अब दूसरी कि एक और चीज़ थी कि जब वो रॉ मटेरियल को लेकर जाते थे तो उन्होंने जो हमारा रॉ मटेरियल वो लेकर जाते थे उस पर बहुत कम टैक्सेस लगाया करते थे। ठीक है, वो फ्री ऑफ टैक्स कर दिए थे, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिनसे सिर्फ हमें लॉस ही हो रहा था। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कि जो प्री ब्रिटिशर पीरियड में जो हमारी एग्रीकल्चर जो कंडीशन थी वो कैसी थी। देन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसको स्टैग्नेंट होने के क्या रीजंस थे। तो फर्स्टली कि जो 85% जो पॉपुलेशन है वो हमारी विलेजेस में रहती थी, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो वो है अपने लाइवहुड के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ठीक है, तो 85% जो है वो पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। सेल्फ सफिशिएंट इतना हमारे यहाँ पर जो है प्रोडक्शन हो जाता था कि सबके खाने के लिए हो जाए, और वो जो है एज अ रॉ मटेरियल भी जो है वो यूज़ कर लिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हमारे यहाँ पर मेन रीजंस क्या हुए हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट करने के लिए। सो फर्स्ट जो रीज़न था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में तो सबने पढ़ा होगा, पढ़ा है 9th-10th में। लैंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं याद आ रहा? ज़मींदारी सिस्टम, राइट? यस, ज़मींदारी सिस्टम क्या था? ऐसा कोई बंदे को उन लोगों के ऊपर रखना, फार्मर्स के ऊपर, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके ऊपर बैठा देना, जिनसे वो टैक्स वसूल करे, है ना। जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट जो है वो टैक्स के रूप में आपको ज़मींदार को देना होगा, और ज़मींदार उसको कहाँ दे देगा? ब्रिटिशर्स को दे देगा, जो कॉलोनियल रूल हैं उनको, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी आप बोलें उनको वो पहुंचा देगा। ठीक है, अब
कहने वाली बात है कि भाई आज भी तो हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना, आज भी तो हम इनकम करते हैं और उस इनकम का कुछ हिस्सा अपनी गवर्नमेंट को दे देते हैं टैक्स के रूप में। तो जब आज भी वही हम काम कर रहे हैं, वो खराब नहीं है, तो उस समय पे वो क्यों गड़बड़ था? उसका रीज़न ये है कि आज हम जो पैसा देते हैं, जो टैक्स हम पे करते हैं, वो हम अकॉर्डिंग टू अवर इनकम करते हैं। जिसकी जैसी आमदनी होगी उतना परसेंट वो इनकम जो है इनकम टैक्स पे करेगा, ठीक है ना। बट उस समय पर ऐसा नहीं था। उस समय पर आपके पास हो, आपकी इनकम हो या ना हो, आपको जो एक फिक्स अमाउंट बोल दिया गया है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो कंडीशन कई बार ऐसी होती थी कि प्रोडक्शन नहीं होता था, फिर भी उससे कहीं ज़्यादा जो है वो टैक्स उनको पे करना पड़ता था। तो एक जो डेब्ट ट्रैप का जो साइकिल था, उसमें जो है फार्मर्स ट्रैप्ड हो जाते थे और उससे वो कहीं बाहर ही नहीं निकल पाते थे। लगान सुना है? लगान एक मूवी भी थी, है ना, मूवी भी है इसके बारे में, लगान। तो वो लगान पे करते थे ज़मींदार को, ठीक है। तो और वो लगान ऐसा था कि जिस पे आपकी उपज हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि उतना उस समय पर इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था और मोस्टली जो नेचुरल चीज़ें थी, मतलब बारिश होगी तो पानी मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से हमारे यहाँ पर कभी कभी जो सूखा पड़ गया या बारिश नहीं हुई, फसलें ख़राब हो जाना, नेचुरल कैमिटीज़ आ जाना, तो ये सारी वजह से भी जो किसान है इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था और वो उतना अमाउंट दे ही नहीं पाते थे। तो एक ये वाला भी था कि ज़मींदारी कंडीशन, जो ज़मींदारी सिस्टम था उसकी वजह से हमारी जो किसानों की हालत जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी, हमारी इकोनॉमी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो गई थी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका कोई रोल नहीं था कि आपकी फर्टिलिटी को जो है, लैंड फर्टिलिटी अगर डिग्रेड हो रही है तो उसके ऊपर फोकस करें या उसको और किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ ये मतलब था कि आपका प्रोडक्शन हो नहीं हो, आप तो हमें हमारा टैक्स पे करो, इज इट। तो जो किसान थे वो बेचारे और दिन पर दिन गरीब होते जा रहे थे, एक जाल में फंसते जा रहे थे। दूसरा क्या था? दूसरा था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ कि जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स हैं, वो अब कंजम्पशन के लिए ना हो बल्कि सेल करने के लिए हो, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर दी गई थी हमारी क्रॉप्स को। कैश क्रॉप्स क्या है? जो कंजम्पशन के लिए नहीं होती, जिनको हम बेच सकते हैं खाली, ठीक है। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। इंडिगो, इंडिगो सबने सुना ही होगा, है ना, इंडिगो हो गया, और जूट हो गया। ऐसी बहुत सारी जो थी, जो कैश क्रॉप्स थी, जो ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे हमारे फार्मर्स को कि आप जो है कैश क्रॉप को ही प्रोड्यूस करना है। और उसके लिए एक और रीज़न था कि उनको उसका डबल पैसा दिया जाता था। कैश क्रॉप अगर हो करते थे फार्मर्स तो उनको उसका डबल पैसा मिलता था। हाँ, हालांकि एक चीज़ था कि अगर जैसे इंडिगो की खेती अगर एक बार हो गई तो वो ज़मीन किसी और क्रॉप्स, उस ज़मीन पे कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती थी, कोई दूसरी क्रॉप्स नहीं की जा सकती थी। तो वो बेचारा किसान ऑटोमेटिकली अगर एक बार उसने वो कर दिया तो इंडिगो का ही उसको प्रोडक्शन करना पड़ता था, ठीक है। तो फर्टिलिटी हमारी लैंड की ख़राब हुई इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बहुत सारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो कंजम्पशन गुड्स थे, क्रॉप्स थी, वो
कम होने लगी, क्योंकि फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि कमर्शलाइज क्रॉप्स जो हैं उनको ग्रो करें वो। इज इट? तो हमारी जो ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में हमारी एग्रीकल्चर जो है वो कन्वर्ट हुई, कंजम्पशन क्रॉप्स से कन्वर्ट हो गई कंज्यूमर क्रॉप से आपकी कैश क्रॉप में। दूसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसका क्या था कि हमारे यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का की कमी होना, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे जो लोग थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि थोड़े से कंजर्वेटिव उस समय पर थे, वो नहीं चाहते थे कि है ना मशीन से चीज़ें हों। उनको ऐसा लगता था कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी कहीं लैंड फर्टिलिटी ख़राब ना हो जाए या ये नुकसान करे, ठीक है। और लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन नहीं थे ज़्यादा, हम बारिश के ऊपर डिपेंडेंट थे पानी के लिए, तो एक वो रीज़न था। दूसरा कि फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता था ज़्यादा। उनको ऐसा लगता था कि अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाएगा तो फसलें ख़राब हो सकती हैं, ज़मीन ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती थी, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको कोई मतलब नहीं होता था कि हमारी कितने जो है हेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वो उस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते थे कि लैंड फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता था, ठीक है। और एक और चीज़ थी कि हमारा जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, नेशन का, उसकी वजह से भी जो है हमारे जो फर्टाइल लैंड्स थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। ओके, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करेंगे। It's enough for today. So we will meet on the next lecture. Till then, bye bye.